ओके, आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज वी विल टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट। हमने स्केलर प्रोडक्ट कल पढ़ा था और उसके जो मेन पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए कि हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट से एक स्केलर क्वांटिटी आती है, यानी दो वेक्टर्स को आप आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और उससे आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी आती है, वो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है। अब इस स्केलर प्रोडक्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि द स्केलर प्रोडक्ट ओबेज द कम्यूटेटिव लॉ। स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं या कम्यूटेटिव लॉ, उसका मतलब ये है कि आपके पास अगर दो क्वांटिटीज हैं उनको आप ऐड करते हैं या दो क्वांटिटीज हैं उनको आप मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद आपके पास उसका जो आंसर है वो बिल्कुल वही आएगा अगर आप उन दोनों के ऑर्डर्स को चेंज करें। यानी मतलब ये है कि 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 3। इसमें 3 और 5 की जगहों को हमने चेंज किया, यानी 3 पहले पोजीशन पे था, 5 दूसरे पोजीशन पे था। अब हमने 5 पहले पोजीशन पे लिखा, 3 सेकंड पोजीशन पे हमने लिखा और इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, तो उसके बावजूद हमारे पास रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ा। इस प्रॉपर्टी को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। यानी इसका मतलब है कि द टू क्वांटिटीज कम्यूट विद ईच अदर। इनसे इनके जगहों को चेंज करने से, इनके ऑर्डर को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता रिजल्ट पे। इन द सेम वे स्केलर प्रोडक्ट इज ओबेइंग द कम्यूटेटिव लॉ कि हमारे पास अगर दो वेक्टर्स हैं ए और बी, वो आपस में कुछ एंगल थीटा बना रहे हैं और हमारे पास ए डॉट बी से हमने पढ़ा है कि वो ए बी कॉस थीटा का रिजल्ट हमें देता है। ए डॉट बी से हमारे पास ए बी कॉस थीटा आता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी ए बी कॉस थीटा। कौन कौन सा वेक्टर प्रोडक्ट वो ओबे नहीं करता, वो बाद में पढ़ेंगे। वो दे डू नॉट कम्यूट विद ईच अदर। अच्छा, तो ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आ गई ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर ए है, सेकंड वेक्टर जो है वो बी है। तो हमेशा सेकंड वेक्टर को आप रिजॉल्व करते हो, तो इसको हमने रिजॉल्व किया वेक्टर बी को, और एक इसका एक्स कंपोनेंट आया, एक इसका वाई कंपोनेंट आया। तो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट में ये बात बहुत अहम है कि जो दो वेक्टर्स आपके पास हैं वो आपस में मतलब पैरेलल हो। अब यहाँ पे तो पैरेलल नहीं है ए और बी, तो हम देखेंगे कि बी का कौन सा कंपोनेंट पैरेलल है विद द ए, हम उसको काउंट करेंगे। स्केलर प्रोडक्ट में वो अहमियत के हामिल होता है। तो बी एक्स is the component of vector b and that is furthermore equal to b cos theta. So ये bx multiply by a is the important thing. तो ये हमारे पास b cos theta into a, तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया इस a dot b से। अब हम क्या करते हैं कि if we change the orders of the vectors, that is b vector is written as the first vector and a is written as the सेकेंड वेक्टर, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप वेक्टर ए को रिजॉल्व करोगे। पहले आपने वेक्टर बी को रिजॉल्व किया था, अब आप वेक्टर ए को रिजॉल्व करोगे इनटू इट्स एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स, और फिर उसमें देखोगे कि वेक्टर ए का कौन सा कंपोनेंट पैरेलल है टू द वेक्टर बी। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम इस डायग्राम को देखें, ये मेरे पास वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर ए and this is vector b. They both are making an angle of theta with each other. अब आपके पास पहला वेक्टर b है
और दूसरा वेक्टर आपके पास ए है। तो आप क्या करोगे, इस ए को रिजॉल्व करोगे, और रिजॉल्व का मतलब ये है कि उसको एक्स और वाई कंपोनेंट्स में तकसीम करो। तो जब आप इसको तकसीम करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वेक्टर ए से एक परपेंडिकुलर ड्रा करो। तो हम एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रा करते हैं, और जब मैं ये परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ वो किसके ऊपर, इस वेक्टर बी के ऊपर। वेक्टर बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करो। तो ये मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ, वहां से आप देखें और एक परपेंडिकुलर ड्रा करें तो यहाँ पे ये कितना एंगल बनाता है, ये 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास y कंपोनेंट है, कि जिसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, ये y कंपोनेंट है, और ये आपके पास x कंपोनेंट है। दिस इज द x component of vector A, and this is the y component of vector A। क्योंकि आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ये y कंपोनेंट, जिस तरह की यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया था, ऑन वेक्टर A, तो ये कितना एंगल बनाता था, ये 90 डिग्री एंगल बनाता था। अब इस सिचुएशन में चूंकि ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर है, तो हमेशा सेकंड वेक्टर को आपने रिजॉल्व करना होगा। तो जब आप इसको रिजॉल्व, क्योंकि ये इस तरह अगर आप इसको यूं रोटेट कर ले या यहाँ से इसको थोड़ा सा टेढ़ा देख ले, तो इस तरह एक वेक्टर ड्रा कर लो ताकि वो 90, यानी अगर आप इस तरह ड्रा करोगे वो 90 नहीं है, इस तरह आपने ऐसे अंदाज से ड्रा करना होगा कि यहाँ पे इसके साथ ना, यहाँ पे 90 नहीं बल्कि यहाँ पे इस बी के साथ ये 90 डिग्री एंगल बना ले। यहाँ पे ये यहाँ पे अगर देखिए ये 90 नहीं है, ये यहाँ पे अगर 90 डिग्री एंगल बनाता है, यानी ये एक परपेंडिकुलर है आपके पास। तो इसलिए ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है हमारे पास कि ये दो कंपोनेंट्स आपस में 90 डिग्री है। जैसा कि यहाँ पे आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया था इस ए के ऊपर, तो ये आपस में कितने एंगल बना रहे थे, 90 डिग्री। तो सिमिलरली ये जो आपके पास वेक्टर ए है, इससे एक परपेंडिकुलर ड्रा करो ऑन द वेक्टर बी, तो यहाँ पे ये एंगल 90 बनाता है। तो जो परपेंडिकुलर है वो आपका y कंपोनेंट है। जैसे कि ये परपेंडिकुलर है तो ये आपका y कंपोनेंट है, और ये आपके पास ये वाला जो है ये आपके पास x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a है। तो ये हमारे पास ax है, ये हमारे पास ay है, और फर्दर मोर ax बराबर होता है a cos थीटा के विद यूनिट वेक्टर i, और ay बराबर होता है a sin थीटा विद यूनिट वेक्टर j। तो अब हमने ऑर्डर को चेंज कर दिया, लेकिन हमने कौन सा कंपोनेंट लेना होगा, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, या वेक्टर a का वो कंपोनेंट जो कि पैरेलल हो किसके, वेक्टर b के। तो वेक्टर a का कौन सा कंपोनेंट पैरेलल है वेक्टर b के, तो जाहिर है ax is the component of vector a which is parallel to vector b। तो हमारे पास ax, तो अब हमारे पास b a cos थीटा। अब यहाँ पे देखें b डॉट a से हमारे पास b a cos थीटा आ गया। अब ये मेरे पास मैग्नीट्यूड है, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड वेक्टर a का मैग्नीट्यूड इनटू cos ऑफ थीटा। तो मैग्नीट्यूड को अगर आप आगे पीछे लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी फॉर एग्जांपल b का मैग्नीट्यूड है 3, a का मैग्नीट्यूड है 4, तो अगर मैं इस तरह लिखता हूँ ba, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 4, या मैं a भी लिखता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 3, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो मेरे पास b मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड इनटू cos ऑफ थीटा, अगर इसको मैं दोबारा इस तरह करूं कि a को पहले लिखूं b को बाद में लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो। तो अब इक्वेशन 1 को देखें और इक्वेशन 2 को देखें। ये a डॉट b है, और a डॉट b से आपके पास a b cos थीटा आ गया, और b डॉट a से आपके पास b a cos थीटा, लेकिन b a cos थीटा को अगेन a b cos थीटा के तर्ज में आप लिख सकते हैं। तो आपके पास a डॉट, इसका मतलब ये हुआ कि a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, क्योंकि ये भी आपके पास मैग्नीट्यूड है
और ये भी आपके पास मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड का कोई डायरेक्शन नहीं होता, यानी कोई ऐसी हर वो क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे मुश्तमिल हो उसको अगर आप आगे पीछे लेके उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना तो इसका कोई डायरेक्शन है ना तो इसका कोई डायरेक्शन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ऑर्डर को चेंज करते तो ऑर्डर के चेंज करने से आपके पास रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ता। तो A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A, दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जो सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है, सेकंड प्रॉपर्टी स्केलर प्रोडक्ट में, वो हमारे पास ये है कि इफ वी हैव टू वेक्टर्स which are making zero angle with each other, that is the angle theta is 0 degree. If we have two vectors, if two vectors A and B are making 0 degree with each other, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये आपस में क्या हो, parallel हो, if the two vectors are parallel, यानी for the case of parallel vectors, आपके पास जो आंसर होगा वो मैक्सिमम आंसर आएगा। यानी आपके पास A डॉट B इज इक्वल टू AB cos of theta, एंड सपोज आपके पास जो थीटा है वो 0 डिग्री है, तो फिर आपके पास इससे आंसर आएगा AB into cos of 0 degree, A dot B is equal to AB. So this is the maximum answer will be obtained if the angle between the two vectors is 0 degree. For example, आपके पास जो वर्क डन है that is equal to F dot D and that is equal to F D cos theta. तो आपके पास जो वर्क डन है ये उस वक्त मैक्सिमम होता है अगर आप जो बॉडी है उस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो बिल्कुल पैरेलल हो इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास कोई बॉडी है और इस बॉडी पे आप इस तरह फोर्स लगा रहे हैं कि ये जो डिस्प्लेस हो रहा है या जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन रहा है इस तरह, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। तो इन दोनों के दरमियान में अगर एंगल 0 हो यानी ये पैरेलल हो तो आपके पास आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो मैक्सिमम वर्क डन आपको क्रिएट करेगा, यानी उससे मैक्सिमम वर्क डन आएगा। अगर आप फॉर एग्जांपल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री के साथ यानी फोर्स और डी के दरमियान में अगर थीटा 0 नहीं है, कुछ एंगल बनाता है सपोज 45 डिग्री है, तो आपका फोर्स तकसीम हो रहा है इनटू एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स। और हमारे पास फिजिक्स में वर्क डन सिर्फ उसको कहते हैं कि जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो। अब अगर फॉर एग्जांपल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में नहीं है, यानी फोर्स आप टेढ़ा लगा रहे हैं, ये आपके पास मेज है और इसको आप खींच रहे हैं इस तरह, वो कुछ एंगल थीटा बना रहा है, तो आपका ये फोर्स कुछ पोर्शन y कंपोनेंट में इस्तेमाल होगा, कुछ उसका x कंपोनेंट में, लेकिन हम काउंट सिर्फ उस कंपोनेंट को करेंगे जो डिस्प्लेसमेंट के साथ पैरेलल हो, जो डिस्प्लेसमेंट के साथ एक डायरेक्शन में हो, तो वो हमारे पास x कंपोनेंट है एंड दैट इज fx। दैट्स व्हाई स्केलर प्रोडक्ट में हम cos थीटा लेते हैं, बिकॉज cos थीटा का जो टर्म है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ आता है, fx के साथ आता है, ठीक है ना। तो हमारे पास ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये हमारे पास आ जाएगा f डॉट d इज इक्वल टू एफ डी cos थीटा और ये एफ डी cos 0 degree. So the work done is maximum and that is equal to FD. So this is the maximum work has been done if the angle theta between them is 0 degree. यानी जितना भी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो सारा का सारा इस्तेमाल हो रहा है किस चीज में, वर्क डन में। और अगर आप कुछ एंगल थीटा 45 फॉर एग्जांपल बना रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के साथ, फिर कुछ फोर्स अगर 100 न्यूटन लगा रहे हैं, वो 100 न्यूटन का आंसर आपको नहीं देगा, बल्कि कुछ मतलब y में इस्तेमाल हो रहा है, कुछ x में इस्तेमाल हो रहा है, तो जो कुछ x में इस्तेमाल हो रहा है वो आपका वर्क डन में काउंट होगा, बाकी काउंट नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स पैरेलल हो तो देन वी विल हैव द मैक्सिमम आंसर। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और मतलब क्वेश्चन है या इसी प्रॉपर्टी के साथ जुड़ी हुई, अगर आप किसी भी वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इक्वल वेक्टर्स आप लेते हैं, इक्वल वेक्टर्स का मीन मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो फिर आपके पास
फॉर एग्जांपल इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स, या आप एक वेक्टर को उसी ही वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो फिर हमारे पास ये इसी प्रॉपर्टी का हिस्सा है, ए डॉट ए, ये हमारे पास आ जाएगा ए मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। तो जाहिर है जब ये एक वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसका स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं, तो एंगल हमारे पास कितना होगा? जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए डॉट ए मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, तो ये हमारे पास कॉस 0 से 1 आ गया, तो ए डॉट ए, इससे हमारे पास आंसर क्या आएगा? ए स्क्वायर। ए डॉट ए से हमारे पास ए स्क्वायर आएगा, यानी स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट वेक्टर आपके पास आ गया, अगर आप एक वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। स्टॉप।